चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने फर्स्ट लॉ पे बात कर ली थी ना। फर्स्ट लॉ के बाद कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी की डिफिनीशन है कि the amount of heat required to raise the temperature of a body by 1 degree Celsius या 1 केल्विन। ठीक है, वो हीट जो किसी बॉडी को रिक्वायर होती है उस बॉडी के टेम्परेचर में 1 डिग्री का राइज लाने के लिए उसको हम क्या कहते हैं? हीट कैपेसिटी कहते हैं। फॉर्मूला इसका जो है वो है डेल्टा Q इज इक्वल टू C डेल्टा T। ठीक है, और इसमें इस C को क्या कहा जाता है? C को कहा जाता है हीट कैपेसिटी। और इस C का जो यूनिट होगा वो जूल पर सेंटीग्रेड होगा या जूल पर केल्विन होगा। ठीक है, अच्छा, हीट कैपेसिटी के लिए मिसाल के तौर पे आपके साथ 1 kg वाटर है मिसाल के तौर पे, और आपके साथ 10 kg वाटर है। 1 kg वाटर है और 10 kg वाटर है, और दोनों को आप हीट देना शुरू कर देते हो और दोनों में टेम्परेचर लगा हुआ है। किसका 1 डिग्री राइज जल्दी आएगा? 1 kg वाटर का जल्दी आएगा। मतलब 1 kg वाटर की हीट को बर्दाश्त करने की सलाहियत इसके मुकाबले में कम होगी। तो मतलब ये हुआ कि हीट कैपेसिटी मटेरियल प्रॉपर्टी तो है। हीट कैपेसिटी क्या है? मटेरियल प्रॉपर्टी है, लेकिन ये मटेरियल कांस्टेंट नहीं है। इट इज नॉट अ मटेरियल कांस्टेंट, क्योंकि एक ही वाटर है लेकिन दोनों की हीट कैपेसिटी एक दूसरे से डिफरेंट है। तो ये मटेरियल प्रॉपर्टी तो हुई लेकिन मटेरियल कांस्टेंट नहीं हुई। और हमसे असल में गलती ये हुई कि ये हमने इसे मटेरियल कांस्टेंट हम इसे ना बना पाए। वो गलती ये हुई कि हमने डिफिनीशन में मास को आइडेंटिफाई नहीं किया। तो उसके लिए फिर हमने दूसरी क्वांटिटी निकाली, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वही डिफिनीशन है, उसमें हमने सिर्फ एक एडिशन कर दी कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ 1 kg बॉडी बाय 1 डिग्री। ठीक है, तो उसका फार्मूला जो है फिर इससे थोड़ा सा डिफरेंट बना। उसका फार्मूला बना Cm डेल्टा T, उसमें मास भी आ गया। और यहाँ पे इस C को हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और C का यूनिट होगा जूल पर kg इनटू सेंटीग्रेड या जूल पर kg इनटू केल्विन। ठीक है, आपको एमसीक्यूज में ये नहीं बताया जाएगा कि ये हीट कैपेसिटी है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। आपने यूनिट को देखकर ही उसका अंदाजा लगाना है। अच्छा, जिस मटेरियल की ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है उन मटेरियल्स को हम एज अ कूलेंट्स इस्तेमाल करते हैं। मतलब वो मटेरियल्स जो है सराउंडिंग से हीट ले लेते हैं लेकिन अपने टेम्परेचर को इतना इंक्रीज नहीं करते। अच्छा, गैसेस के लिए मास को केजी में मेजर करना ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। गैसेस के लिए मास को मोल्स में मेजर करना ये उससे अच्छी प्रैक्टिस है। तो गैसेस के लिए फिर हम एक स्पेशल टाइप ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफाइन करते हैं और उसको क्या कहते हैं? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और उसमें ये m जो है ये रिप्लेस हो जाता है किससे? m रिप्लेस हो जाता है नंबर ऑफ मोल से, और उसका जो यूनिट होगा उसमें भी kg की जगह क्या आ जाएगा? kg की जगह मोल आ जाएगा। ठीक है, ये जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, इस मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को नॉर्मली हम दो केसेस में हम इसको फाइंड करते हैं।
एक हम इसको फाइंड करते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए और एक हम इसको फाइंड करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, आइडियाबैटिक प्रोसेस में वॉल्यूम जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो इसको हम कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और इस वाले को हम कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये जो आपके साथ दोनों मोलर हीट कैपेसिटीज हैं इनके दरमियान कुछ रिलेशंस हैं, कुछ फार्मूलाज हैं और ये फार्मूलाज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात आपने ये याद रखनी है कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर जो होता है वो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम से ज्यादा होता है, ठीक है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि दोनों के डिफरेंस से कैपिटल आर आता है। तीसरी बात ये है कि दोनों के रेशो से गैमा कांस्टेंट आता है। दोनों के डिफरेंस से यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आता है और दोनों के रेशो से गैमा कांस्टेंट आता है। और ये Cv जो है इसका फॉर्मूला है कैपिटल R डिवाइडेड बाय गैमा माइनस 1 और Cp का फॉर्मूला है गैमा R डिवाइडेड बाय गैमा माइनस 1, ठीक है। इन फॉर्मूलाज के यूज पे आपके एमसीक्यूज आ सकते हैं। जो भी गिवन डेटा होगा उसी के मुताबिक फिर आपने रिजल्ट जो है वो ऑब्टेन करना होगा, ठीक है। ये भी आसान सा कंसेप्ट है कि आइसोबैरिक प्रोसेस में उस गैस की हीट को बर्दाश्त करने की सलाहियत ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू आइसोचोरिक प्रोसेस में या आइसोकोरिक प्रोसेस में, क्योंकि यहाँ पे हमने कहा था कि जो हीट मिलती है वो इंटरनल को भी राइज करती है लेकिन साथ में वर्क भी करती है, जबकि आइसोकोरिक प्रोसेस में जो हीट मिलती है वो सारी की सारी किसको राइज करती है, वो सारी की सारी इंटरनल को राइज कर रही होती है। तो Cv में टेम्परेचर राइज जल्दी आ रहा होता है एज कंपेयर टू Cp में, क्योंकि Cp में सारी हीट टेम्परेचर को राइज करने में यूज ही नहीं होती, उसका कुछ हिस्सा वर्क में भी कन्वर्ट होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हीट रेजिस्टेंट जो है वो कौन सा प्रोसेस है, वो आइसोबैरिक प्रोसेस है। अच्छा, कल के लेक्चर में हमने ग्राफ्स बनाए थे फर्स्ट लॉ के 4 एप्लीकेशंस के बारे में और वो ग्राफ्स अगर हम कंबाइनली बना लें प्रेशर और वॉल्यूम, आपके साथ आइसोबैरिक का ग्राफ ये था, थर्मल का ग्राफ ऐसा था, आइडियाबैटिक में हमने कहा था स्टीफनेस उसकी ज्यादा होती है और आइसोकोरिक का ग्राफ वर्टिकल लाइन। ये ग्राफ नंबर 1, ये ग्राफ नंबर 2, ये ग्राफ नंबर 3, ये वाला नंबर 4। इसमें सबसे ज्यादा वर्क किस प्रोसेस में हुआ है? और वर्क हमने कहा था कि वर्क इज द एरिया अंडर प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ। आइसोबैरिक में सबसे ज्यादा वर्क होता है, दूसरे नंबर पे आइसोथर्मल है, तीसरे नंबर पे आइडियाबैटिक है, और किस में वर्क नहीं होता? वो आइसोकोरिक में वर्क नहीं होता, क्योंकि आइसोकोरिक में वॉल्यूम क्या होती है, वो कांस्टेंट होती है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमारा टॉपिक है हीट इंजन। हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस है जो आपके लिए हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करता है। एक ऐसा डिवाइस जो हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करेगा, उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं? हीट इंजन कहते हैं। इस हीट इंजन का वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो ये है कि एन आइडियल गैस कैन परफॉर्म cyclic process when heat is
फ्लो अक्रॉस इट। अगर आप एक आइडियल गैस से हीट के फ्लो को यकीनी बनाओ तो वो आइडियल गैस क्या करेगा, वो साइक्लिक प्रोसेस, मतलब मिसाल के तौर पे आप कंसीडर करें कि ये एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में एक पिस्टन लगा है और इस सिलेंडर में एक गैस है और वो पिस्टन कनेक्ट है एक रॉड के साथ और वो रॉड कनेक्ट है एक टायर के साथ, ठीक है। और यहां से आपने इस गैस को क्या दी, हीट दिया, ठीक है। लेट्स सपोज आपने इसको हीट दिया Q1, ठीक है। इस गैस ने उस हीट को लेते हुए इस गैस ने क्या की, एक्सपेंशन की, और जो हीट इसने यूज नहीं की वो क्या कर दी, रिजेक्ट कर दी। जब रिजेक्ट कर दी तो ये वापस कंप्रेस होने लगा और इस तरह ये प्रोसेस कंटिन्यू था। तो ये गैस क्या करने लगा, ये कंप्रेशंस और एक्सपेंशंस करने लगा और वो कनेक्ट है रॉड के साथ और रॉड कनेक्ट है टायर के साथ। जब ये पिस्टन एक्सपेंशन और कंप्रेशन करेगा तो ये रॉड इस टायर को रोटेशंस करने पर मजबूर करेगा। तो आपने हीट एनर्जी दी लेकिन आउटपुट में आपने क्या फाइंड कर लिया, आपने वर्क ऑब्टेन कर लिया। तो एक आइडियल गैस हीट एनर्जी के फ्लो की वजह से साइक्लिक प्रोसेसेस शुरू कर देता है और उन साइक्लिक प्रोसेसेस में फिर आपके साथ हीट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, वर्क में। तो ये हीट इंजन का आपके साथ वर्किंग प्रिंसिपल है जिस बुनियाद पे हमने हीट इंजन बनाया। हीट इंजन की कंस्ट्रक्शन में 3 पार्ट्स जो है वो जरूरी है। सबसे पहले पार्ट को हम कहते हैं हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। हाई टेम्परेचर रिजर्वायर एक ऐसी बॉडी होती है जो हाई टेम्परेचर पे होती है और उसका टेम्परेचर हमेशा क्या रहना चाहिए, हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। और फिर दूसरी चीज है लो टेम्परेचर रिजर्वायर। लो टेम्परेचर रिजर्वायर लो टेम्परेचर पे होती है और उसका टेम्परेचर भी हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। ये हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर क्यों जरूरी है, ताकि हीट का फ्लो हो सके। और हमें अगर कांस्टेंट हीट चाहिए तो हमें ये टेम्परेचर्स चेंज होने नहीं देने, ठीक है। क्योंकि जीरो लॉ कहता है कि हीट का फ्लो टेम्परेचर डिफरेंस के मुताबिक होता है। जब तक टेम्परेचर डिफरेंस कांस्टेंट होगा तब तक हीट फ्लो भी कांस्टेंट होती रहेगी। दरमियान में आपने क्या यूज किया होता है, एक आइडियल गैस। उस आइडियल गैस को आप कहते हैं वर्किंग सब्सटेंस। तो क्या होता है, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से Q1 हीट निकलती है, ये आइडियल गैस उस Q1 के कुछ हिस्से को वर्क में कन्वर्ट कर देता है और जो कन्वर्ट नहीं कर पाता वो रिजेक्ट हो जाता है लो टेम्परेचर रिजर्वायर की तरफ। तो इसको आप ऐसे समझे कि ये Q1 का हीट आ रहा है, ये 2 रास्तों में कन्वर्ट हो गया। एक हो गया वर्क और दूसरा आपका वेस्ट है जो कि Q2 हो गया। तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, इसकी एफिशिएंसी होगी आउटपुट बाय इनपुट। और वर्क किसके इक्वल है, वर्क असल में Q1 माइनस Q2 के इक्वल है। तो उसकी जगह आप Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1, यहां से 1 माइनस Q2 बाय Q1 आ जाएगा। और अगर आपको पता है कि हीट और टेम्परेचर की अपनी एक प्रोपोर्शनैलिटी है तो आप इन हीट को टेम्परेचर से भी रिप्लेस कर सकते हो। दोनों फॉर्मूलाज आप एफिशिएंसी के लिए यूज कर सकते हो। अब हमने ये देखना है कि क्या किसी हीट इंजन की एफिशिएंसी 100% हो सकती है। इन दोनों फॉर्मूलाज के मुताबिक, इस फॉर्मूला के मुताबिक और इस फॉर्मूला के मुताबिक, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि हीट इंजन की एफिशिएंसी क्या आ जाए, 1 आ जाए, ठीक है। और ये हम चेक कर रहे हैं आइडियल सिस्टम के लिए, मतलब लॉसेस मॉसेस हम डिस्कस
नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आइडियल सिस्टम में नॉर्मली तो हम कहते हैं कि आइडियल सिस्टम में एफिशिएंसी किसकी इक्वल आती है, 1 की इक्वल। लेकिन क्या हम हीट इंजन की एफिशिएंसी 1 की इक्वल ला सकते हैं या नहीं? तो इस फार्मूला के मुताबिक दो पॉसिबिलिटीज हैं, और यहां भी फार्मूला के मुताबिक दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि Q2 की वैल्यू क्या हो, 0। 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग से 0 आता है, एफिशिएंसी किसकी इक्वल आ जाएगी, 1 की। और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि Q1 की वैल्यू क्या हो, इंफिनिटी हो। तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी भी 0 आता है, उससे भी एफिशिएंसी 1 आ जाएगी। यहां पर T2 का टेंपरेचर अगर 0 केल्विन हो या T1 का टेंपरेचर इंफिनिटी हो, ठीक है, तो फिर 1 एफिशिएंसी आ सकती है, अदरवाइज 1 नहीं आ सकती। तो पहले इस पे बात करते हैं, क्या 0 केल्विन पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। तो एक पॉसिबिलिटी तो नहीं हो सकती। क्या किसी बॉडी का टेंपरेचर इनफाइनाइट हो सकता है? वो भी नहीं हो सकता। तो ये फार्मूला बताता है कि हीट इंजन की एफिशिएंसी कभी भी 1 नहीं होगी, हमेशा 1 से कम होगी। अच्छा, अब इसको देखें, क्या हाई टेंपरेचर रिजर्वायर इंफिनिटी हीट प्रोड्यूस कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि हाई से हीट निकले और वो लो तक ना पहुंचे? ठीक है, हीट फ्लो का एक एम है, और हीट फ्लो का एम है कि वो अगर हाई से निकलेगी तो लो तक जरूर पहुंचेगी। अगर उसे ये यकीन ना हो कि वो लो तक नहीं पहुंचेगी, वो हाई से निकलेगी ही फिर नहीं। तो ये भी नहीं हो सकता कि हीट हाई से निकले और लो तक वो मिले ही ना। तो इस फार्मूला के हेल्प से भी एफिशिएंसी 1 से हमेशा क्या आएगी, कम आएगी। मतलब इसका ये हुआ कि हीट इंजन में नेचर आपको अलाउ नहीं करता कि आप सारी की सारी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दो। ये अगेंस्ट द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की वायलेशन नहीं हो सकती कभी। अगर कोई हीट इंजन हीट को कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट कर दे तो इससे यूनिवर्स की एंट्रोपी डिक्रीज हो जाएगी, और यूनिवर्स कभी भी इसे अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। तो चाहे आइडियल सिस्टम हो चाहे प्रैक्टिकल सिस्टम हो, हीट इंजन एक ऐसा सिस्टम है जिसकी एफिशिएंसी कभी भी 1 या 100% नहीं होगी। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या कहता है? आइसोथर्मल प्रोसेस कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि आइसोथर्मल प्रोसेस कहता है कि डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा W। आइसोथर्मल प्रोसेस कहता है कि आप हीट को कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो, जबकि हमने देखा प्रैक्टिकल सिचुएशन में तो हम हीट को कभी भी कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए आइसोथर्मल प्रोसेस को लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ कहा जाता है। मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जो थ्योरेटिकली प्रूव्ड है लेकिन प्रैक्टिकली अनअचीवेबल है, तो इसको इसलिए लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, ये आपके साथ जो है हीट इंजन के केस में बात हुई। फिर एक साइंटिस्ट था, इंडियन साइंटिस्ट साउदी कार्नोट। कार्नोट ने एक हीट इंजन का डिजाइन पेश किया और उसने कहा कि अगर आप इस हीट इंजन के डिजाइन पे हीट इंजन बनाओगे तो वो हीट इंजन लॉसेस से क्या हो जाएगा, लॉसेस से वो हीट इंजन फ्री हो जाएगा। मतलब उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो क्या कार्नोट हीट इंजन ये कहता है कि उसकी एफिशिएंसी 1 हो जाएगी? वो क्या कहता है? देखिए, हीट इंजन की एफिशिएंसी को 1 से नीचे करने के लिए 2 एजेंट्स इन्वॉल्व हैं।
हीट इंजन की इफिशियंसी अगर 1 से कम है तो इसमें दो मुख्तलिफ एजेंट्स इन्वॉल्व है। एक इसमें इन्वॉल्व है लॉसेस और दूसरा उसमें इन्वॉल्व है नेचर। अगर लॉसेस ना भी हो तो नेचर भी अलाउ नहीं करता कि वो हीट को कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट कर दे। तो अगर नेचर भी हो लॉसेस भी हो फिर तो इफिशियंसी बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसमें नेचर वाले एजेंट का तो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन आप क्या कर सकते हो, लॉसेस को जीरो कर सकते हो। मतलब आइडियल सिचुएशन में लॉसेस जीरो होगी, नेचर वाला एजेंट वहां भी इन्वॉल्व। मतलब आप इसको इस तरह समझे कि लेट्स सपोज एक जो है गवर्नमेंट सर्वेंट है और उसने अपनी जॉब पूरी कर ली, अब उसके पेंशन का टाइम है, ठीक है, तो वो बंदा उससे कहता है कि ठीक है आपके इतनी पेंशन बनती है, आपको ये मैं दे देता हूं, लेकिन आपने इस पेंशन का कुछ हिस्सा मुझे वापस देना है, ठीक है। तो नेचर भी यही काम करता है। नेचर कहता है आपने हीट को वर्क में कन्वर्ट करना है, करो, हीट मुझसे लो, लेकिन उस हीट का कुछ हिस्सा रिश्वत में मुझे दोबारा चाहिए, ठीक है। आप उस हीट को कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इफिशिएंसी को डिक्रीज करने के लिए एक तो नेचर इन्वॉल्व है, एक लॉसेस इन्वॉल्व है। नेचर के साथ आप कुछ नहीं कर सकते, अलबत्ता लॉसेस को आप जीरो कर सकते हैं। तो कार्नोट हीट इंजन में इफिशिएंसी मैक्सिमम होगी 1, कभी भी नहीं होगी, ठीक है। तो उसमें कार्नोट ने एक साइक्लिक प्रोसेस का बताया है और उस साइक्लिक प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए 4 प्रोसेसेस से हमें गुजरना होगा और उसमें एक गैस क्या करेगी, एक साइक्लिक प्रोसेस कंप्लीट कर लेगी। तो वो जो आपके साथ 4 प्रोसेसेस हैं उनको हम कंबाइनली कार्नोट साइकिल कहते हैं। उसको कहा जाता है कार्नोट साइकिल। तो कार्नोट कहता है कि सबसे पहले आप गैस के साथ क्या कराओ, आइसोथर्मल एक्सपेंशन कराओ, उसके बाद आप उसके साथ आइडियाबैटिक एक्सपेंशन कराओ, फिर आइसोथर्मल एक्सपेंशन के इफेक्ट को खत्म करने के लिए आइसोथर्मल कंप्रेशन कराओ और लास्ट में आइडियाबैटिक के इफेक्ट को खत्म करने के लिए आइडियाबैटिक कंप्रेशन कराओ। और इन चारों से गुजरने के बाद आपके साथ गैस वापस अपनी हालत में आ जाएगा। अच्छा, इन चारों से गुजरने के बाद अगर हीट एनर्जी लॉस हो गई तो गैस कभी भी अपने हालत में वापस नहीं आएगा। मतलब ये आइडियल साइकिल है, प्रैक्टिकली साइक्लिक प्रोसेसेस कभी भी पॉसिबल नहीं होते, ठीक है। तो अभी तक ये जो साइकिल है या जो इंजन है ये आइडियल है और हाइपोथेटिकल है, प्रैक्टिकली ऐसा कोई प्रोसेस अब तक अचीव नहीं हुआ, क्योंकि प्रैक्टिकली साइकिल्स रिवर्सिबल हो सकते हैं, साइक्लिक वो कभी भी नहीं हो सकते। तो इसका जो ग्राफ बनेगा प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, लेट्स सपोज आपने यहां से स्टार्ट किया P1 से, सबसे पहले आपने क्या करा, आइसोथर्मल, तो लेट्स सपोज ग्राफ यहां तक पहुंच गया P2, फिर आपने आइडियाबैटिक एक्सपेंशन कराई। आइडियाबैटिक एक्सपेंशन में हमने कहा था कि उसकी स्टीपनेस ज्यादा होती है, तो ये ग्राफ चला जाएगा V3 पे। फिर आइसोथर्मल एक्सपेंशन के इफेक्ट को खत्म करने के लिए आपने आइसोथर्मल कंप्रेशन कराया, तो बात वापस पीछे की तरफ आ जाएगी। और आखिर में आइडियाबैटिक एक्सपेंशन के इफेक्ट को खत्म करने के लिए आइडियाबैटिक कंप्रेशन और बात P1 के साथ आके दोबारा ज्वाइन हो जाएगी। इस ग्राफ में ये जो पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टेट को, और ये जो लाइंस आपको नजर आ रहे हैं, लाइंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रोसेस को। पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टेट को और लाइंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रोसेस को। और इस ग्राफ का जो एरिया है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है,
ये रिप्रेजेंट कर रहा है वर्क को, क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ का एरिया क्या होता है, वो वर्क के इक्वल होता है, ठीक है। तो लेकिन अभी तक जैसे हमने कहा कोई भी हीट इंजन लॉसेस से फ्री नहीं है। हर हीट इंजन में प्रैक्टिकल सिचुएशन में लॉसेस होती है और सिस्टम की कुछ एनर्जी जो है वो जाया हो जाती है, सराउंडिंग की तरफ चली जाती है। तो इसलिए कार्नोट हीट इंजन को हम अभी तक हाइपोथेटिकल इंजन या आइडियल इंजन कंसिडर करते हैं, ठीक है। बस इतना काफी है।